नमस्कार। दबंग न्यूज के खास कार्यक्रम एस्ट्रो दुनिया में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं साक्षी शर्मा। और इस खास शो में हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर राजीव प्रकाश अग्रवाल जी। राजीव जी, आपका बहुत स्वागत है। इस शो में एस्ट्रो दुनिया में हम कोशिश करते हैं आपके ग्रहों की परिभाषा को समझने की। जी हाँ, और एक मुस्कुराहट से जहां आपकी परेशानी और आपकी ग्रहों की दिशा सुधर सकती है, ऐसी हम कोशिश इस कार्यक्रम के जरिए आप सभी के साथ करते हैं। लेकिन सबसे पहले आज हम जानेंगे, जैसा कि हमारे कार्यक्रम का रूटीन ही है, राजीव जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि वर्ल्ड वाइड जो है, भारत का, इंडिया के बाहर का जो ग्रहों का खेल है, वो अगले सप्ताह के लिए किस तरह रहने वाला है? देखिए, क्या है कि 26 तारीख को शनि ने अपना घर परिवर्तन किया है जी। शाम को 7:30 बजे, और ये वृश्चिक राशि से धनु राशि के अंदर आया है जी। साथ ही साथ आज शुक्र भी फ्राइडे को 27 तारीख को शुक्र भी ग्रह परिवर्तन कर रहा है और यह मीन राशि में जा रहा है। और शनि और शुक्र का आज एक स्क्वायर बन रहा है जो वर्ष में एक ही बार बनता है, और ये एक रिवर्सल पॉइंट होता है हर चीज़ों का। जैसे पिछले एपिसोड में भी मैंने कहा था कि शनि के परिवर्तन से अचानक ठंड में वृद्धि हो जाएगी, ओले पड़ेंगे, बारिश होने लगेगी, और वो सब देखने को मिला कि गुरुवार की शाम से ही पूरे देश में और बाहर में ओले भी पड़े, बारिश भी हुई। अगले सप्ताह की बात करें तो मुझे लग रहा है कि ठंड में और वृद्धि होगी शनि की वजह से, ओले भी पड़ेंगे। साथ ही साथ आने वाले, अगर हम फरवरी 25 तारीख तक की बात करें, इन ग्रहों के परिवर्तन की वजह से कई जगह भूकंप आएंगे, सड़क दुर्घटनाएं, रेल दुर्घटनाएं, इनमें वृद्धि होगी, कुछ आतंकवादी घटनाएं भी हो सकती हैं। साथ ही साथ राजनीतिक तनाव की स्थिति से, मैंने पिछले सप्ताह भी कहा था कि सऊदी अरबियन कंट्री में, मुस्लिम कंट्री में युद्ध की स्थिति निर्मित हो सकती है जी। जिसका पूरा प्रभाव जो है विश्व में पड़ेगा। और शनि के परिवर्तन से एक चीज़ और है, अभी जो ओले पड़ रहे हैं और पड़ेंगे और बारिश होगी, बेमौसम बारिश जिसको हम कहें, तो इससे क्या फसलें भी बर्बाद होगी, फसलों पर भी असर पड़ेगा, जिससे कि खाद्यान्नों के दाम बढ़ेंगे जी। ये थे इस सप्ताह के ग्रहों के असर और प्रभाव। अब हम चलते हैं अपने खास पसंदीदा शेयर मार्केट पे। जी बिल्कुल, शेयर मार्केट का भी हम आपसे जानना चाहेंगे राजीव जी कि ये तो बात हमने की कि किस तरह ठंड बढ़ेगी, कम होगी और वर्ल्ड वाइड स्थिति किस तरह रहेगी। शेयर मार्केट के बारे में भी हम आपसे जानना देखिए, शेयर मार्केट में दोस्तों, मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि मैं बहुत जल्दी एक मंदी देख रहा हूँ, लेकिन साथ साथ आपको ये भी कहा था कि निफ्टी में अब 8500 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के चलें, क्योंकि बजट हमारा करीब है और बजट के समय मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी रहती है। तो 8500 का बैंक निफ्टी का जैसे ही स्टॉप लॉस उड़ा, वहाँ से ये 200 पॉइंट ऊपर आया है। 8700 का इसने स्तर बनाया है। लेकिन मैं आपको अभी भी कहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है ज्योतिष की ग्रहों की स्थिति देखते हुए कि शुक्रवार को 27 जनवरी को बाज़ार का उच्चतम स्तर बन चुका है जी। उसमें एक दिन का फ़र्क हो सकता है, या तो मंडे से बाज़ार सोमवार से नीचे जाने लगेगा, या एक दिन और फ़र्क होकर मंगलवार से जाएगा। उसी तरह बैंक निफ्टी का भी हमने आपको एक स्टॉप लॉस दिया था 19,360 का, वो उड़ा, वहाँ से 19,800 तक बैंक निफ्टी आया है। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ कि मैं फरवरी के अंदर अंदर मैं बड़ी गिरावट देख रहा हूँ और निफ्टी को 8,000 से नीचे जाते हुए देख रहा हूँ। साथ ही साथ बैंक निफ्टी को भी मैं 18,500 के नीचे जाते हुए देख रहा हूँ, या 18,000 का भी स्तर बैंक निफ्टी तोड़ सकता है। अभी चूँकि बजट है 1 तारीख को, बजट के समय मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी रहती है, तो मैं आपको एक सुझाव दे रहा हूँ जिसमें आपके पैसे आप नहीं खोएंगे। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आप 8400 का बैंक निफ्टी का फरवरी का पुट खरीद के रख लें। मैं ये मानता हूँ कि बहुत कम चांसेस हैं कि इसमें आपको नुकसान हो। 99.99% में श्योर हूँ कि इसमें आपको पैसे अच्छे मिल सकते हैं। साथ ही बैंक निफ्टी के 18,500 का या 19,000 का पुट ऑप्शन फरवरी का आप खरीद के रख लें, क्योंकि बाज़ार जैसे ही नीचे जाएगा आपको जो है इसमें काफ़ी अच्छे पैसे मिलेंगे। दूसरी बात है कि अगर किसी कारण से मान लीजिए मेरी प्रेडिक्शन गलत भी होती है, तो आपका जो घाटा है वो एक सीमित हो जाता है, क्योंकि आप पुट ऑप्शन में खेल रहे हैं, आपका जो भी नुकसान है सीमित हो जाता है। तो आप अगर ये करते हैं कि निफ्टी 8400 का पुट ऑप्शन खरीदते हैं या बैंक निफ्टी का
18,500 19,000 का पुट ऑप्शन खरीदते हैं तो निश्चित रूप से फरवरी एक्सपायरी के पहले पहले आपको अच्छा पैसा इसमें मिल सकता है। और मैं कहूँगा कि मंडे से, सोमवार से अगला सप्ताह जो है वहाँ से आप ओवरनाइट पोजीशन ले जाने में सावधानी बरतें, नहीं कभी भी रातों रात कभी भी बड़ा नुकसान हो सकता है, सावधान रहें। इसी के साथ अगर हम राजीव जी देखें, जैसे आप बता रहे हैं निफ्टी में भी गिरावट आएगी, प्राइवेट कंपनियों पे भी इसका खासा असर जी जी, सभी कंपनियों पे आएगा। और देखिए एक इतिहास रहा है कि बाजार जब भी बड़ा गिरता है हमेशा एक बड़ी ऊंचाई पे जाके गिरता है। बिल्कुल। आप 2016 में भी देख लीजिए, बाजार ऊंचाई पे था और यही जनवरी 20-25 तारीख के आसपास से बाजार में 2016 में एक बड़ी गिरावट आई थी जो निफ्टी को 6,000 तक लेके गया था। तो बाजार का एक वसूल है, चाहे वो सोना चांदी का बाजार हो या वो शेयर बाजार हो। बाजार बड़ा तब गिरता है जब सारी दुनिया उसकी खरीदारी में जुट जाती है। बाजार हमेशा ट्रैप करता है, बड़े ग्रह जब भी चेंज होते हैं तो हमेशा एक ट्रैप करते हैं लोगों को। जैसे मैं आपको एक हंसने के लिए एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। 2011 में 70,000 चांदी गई थी और 70,000 में सारी दुनिया खरीदने के लिए दौड़ पड़ी थी और उसके बाद चांदी ऊपर नहीं गई और आज तक 70,000 के भाव नहीं आए। तो हमेशा दोस्तों ये ध्यान रखें कि खरीदें तब जब बाज़ार नीचे हो और बेचें तब जब बाज़ार बहुत ऊपर हो जी। तो हमेशा आप फायदे में रहेंगे। इसके बाद हम लोग जैसे कि आपने कहा भी कि सोने चांदी के बारे में भी बात की, तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपने जैसे कि पिछली बार बताया भी था कि सोने के भाव में गिरावट आने वाली है और वैसा हुआ भी, सोना डाउन गया भी। तो अब आने वाले सप्ताह में भी हमारे जितने दर्शक हैं वो आपसे जानना चाह रहे हैं कि वो सोना खरीदने अब जाएं या ना जाएं। देखिए दोस्तों, मैंने पिछले सप्ताह जब कहा था तो 28,800 सोने का भाव था भारत में जी। और विश्व में बात करें तो ये 1219-20 का कॉमेक्स का भाव था। उसी तरह सिल्वर जो है भारत के अंदर हम बात करें तो 42,000 का भाव था और कॉमेक्स में इसका भाव था 17.30 डॉलर। उस समय मैंने आपको कहा था कि आने वाले सप्ताह में इसमें गिरावट आएगी, अब गिरावट का इंतज़ार करें फिर खरीदें। आपने देखा कि पिछले सप्ताह में सोने में लगभग 700 से 800 पॉइंट की गिरावट आई। सोना ने लगभग 27,200 का भी स्तर तोड़ दिया। साथ ही साथ चांदी ने भी 41,000 का स्तर तोड़ दिया और 40,500 40,800 के आसपास चांदी आ गई। अब मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि आप धीरे धीरे खरीदारी करें इस नीचे के स्तर पर। हाँ, ये ध्यान रखें कि 1 तारीख को हमारा बजट है भारत का, जो खास करके MCX में काम करते हैं उनको सोने के लिए मैं सावधान करना चाहता हूँ कि 30 तारीख से 1 तारीख के बीच में सोने में बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी। 500-700 रुपये की वॉलेटिलिटी होना बहुत मामूली सी बात है। तो आप एक साथ ना खरीदें, थोड़ी थोड़ी करके खरीदें। तो मैं निश्चित रूप से आपको कहता हूं कि सोना मार्च में 30 से 31,000 के भाव को क्रॉस कर जाएगा और चांदी जो है 45 से 48,000 के बीच का भाव मैं देख रहा हूं मार्च के अंदर अंदर। तो ये खरीदारी का बहुत अच्छा समय है। अगर आप यहां से खरीद के चलते हैं तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा जी। साथ ही दोस्तों, मैं आपको एक टिप फिर से फ्री में दे देता हूं। पिछली बार हमने आपको नेचुरल गैस खरीदने की सलाह दी थी और आपने देखा था कि 2 से 3 दिनों में नेचुरल गैस में 30 रुपये की तेज़ी आई थी। मैं आपको फिर से कहना चाह रहा हूं कि इस सप्ताह में नेचुरल गैस में बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। इसका न्यूनतम जो स्तर है वो शुक्रवार को बन चुका है। 27 जनवरी शुक्रवार को इसका न्यूनतम स्तर बन चुका है। सोमवार से शुक्रवार के बीच में आपका नेचुरल गैस में बहुत अच्छी तेज़ी है। और मैं आपको फिर याद दिला दूं कि 15 फरवरी तक नेचुरल गैस में मैं बड़ी तेज़ी देख रहा हूं और यह तेज़ी 260 रुपये से ऊपर की हो सकती है। 260, 280 हो सकता है आपको 300 रुपये का भी उच्चतम स्तर देखने को मिले। हाँ, ये ध्यान रखें इसको काम करते वक्त कि हम लोग नेचुरल स्तर में 212 रुपये से बाइंग में चल रहे हैं, तो 210 रुपये का आप स्टॉप लॉस बिना लगाए काम न करें जी। इसी के साथ आज का हमारा जो कार्यक्रम का जो मुख्य सेगमेंट है राजीव जी, उसकी तरफ चलते हैं। जो 5 राज्यों में हमारे भारत में आगामी दिनों में चुनाव होने वाले हैं, बड़ी गहमा गहमी है सभी राजनीतिक दलों में इन चुनावों को लेकर। आपका जो ग्रहों का दृष्टिकोण है वो इस राजनीति को लेकर 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर क्या कहता है? देखिए, अभी जो 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर। मुख्य रूप से सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर टिकी है क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही देश की दिशा
निर्धारित होती है। और पंजाब भी एक बड़ा राज्य है, बाकी छोटे छोटे राज्य हैं। अगर हमने 2-3 एपिसोड पहले भी यूपी चुनाव पर हमने एक छोटा सा प्रेडिक्शन दिया था, जिसमें हमने कहा था कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आएगी। अभी स्थितियां साफ होती जा रही हैं। 11 मार्च को चुनाव के परिणाम आएंगे। अब ज्योतिष के आईने में अगर हम इसको देखें कि ये किस पार्टी की स्थिति ज़्यादा मजबूत है, किसकी कमज़ोर है, ग्रह किसको साथ दे रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी की, क्योंकि सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय अगर उत्तर प्रदेश में कोई है तो समाजवादी पार्टी है। कहने को तो नाम बड़ा सुंदर है समाजवाद, लेकिन समाजवाद की जो परिभाषा है वो भाई, चाचा, भतीजा, पिता, काका में सीमित है। बड़ा अनोखा समाजवाद की परिभाषा है। आपने देखा कितने उठापटक हुए पिता पुत्र के बीच में, चाचा भतीजे के रूप में। और अभी अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, वो समाजवादी पार्टी के तरफ से उत्तर प्रदेश में चुनाव का नेतृत्व कर रहे हैं। इनका भी कांग्रेस से गठबंधन भी हुआ है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर लड़ रही है। अब हम इसके लिए सबसे पहले अखिलेश यादव की कुंडली पर निगाह डालते हैं। तो अखिलेश यादव की जो कुंडली है वो कन्या लगन की कुंडली है जी। और इनका जन्म जो है 1 जुलाई 1973 का है। समय है 8 बजे सुबह और सफाई का जन्म है। इसके साथ साथ हम समाजवादी पार्टी की भी कुंडली देखें तो समाजवादी पार्टी की जो कुंडली है वो 4 अक्टूबर 1992 की है। इस दिन इस पार्टी का गठन हुआ था और समय है 12 बजे दिन में। स्थान है लखनऊ। समाजवादी पार्टी की कुंडली देखें तो धनु लगन है, राहु और चंद्रमा लगन में चल रहा है, शनि इसके दूसरे भाव में है मकर राशि में जी। मंगल और केतु मिथुन राशि में है और सूर्य और गुरु कन्या राशि में 10वें भाव में बैठा हुआ है। बुध और शुक्र तुला राशि में है। कुंडली बहुत अच्छी है, जिसके वजह से समाजवादी पार्टी ने कई बार यूपी में शासन किया और पिछले चुनाव में भी ये बहुमत से आए। बिल्कुल। लेकिन अभी जो सारी स्थितियां निर्मित हुई समाजवादी पार्टी के अंदर में, जो विद्रोह हुए, जो आपस में विवाद हुए, छीछालेदर हुए, वो इसलिए हुआ कि शनि ने 26 जनवरी को ग्रह परिवर्तन किया और ये इनके लगन में धनु राशि में आके बैठ गया है। और धनु राशि में जो बैठा हुआ राहु चंद्रमा भी पहले से ही बैठा हुआ है, जिससे ये ग्रहण योग बना रहा है। और इनको जो दशा चल रही है शुक्र में शनि की चल रही है। मेरा ज्योतिषीय आकलन ये है समाजवादी पार्टी के बारे में कि इनकी स्थिति बहुत खराब होने जा रही है चुनाव में और ये तीसरे नंबर पर रहेंगे और अगले 5 साल अखिलेश जी को इंतज़ार करना पड़ेगा। और सिर्फ अखिलेश जी की कुंडली को अगर मैं केंद्रित करके बात करूं तो मुझे जितना ज्योतिष ज्ञान है या जो आंकड़े मेरे पास उपलब्ध हैं उसके आधार पर मैं कहना चाहूँगा कि आगे अखिलेश जी कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। ये इनका आखिरी टर्म था दोस्तों। मेरी ज्योतिष ज्ञान के हिसाब से अखिलेश जी का ये आखिरी टर्म था एज ए मुख्यमंत्री। आने वाले इस सेशन के बाद भी इसके बाद भी कभी वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। ये आखिरी है जी। ये भी हो सकता है कि आने वाले वर्षों में, ये तो समय चक्र बताएगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच होगा कि नहीं होगा। आने वाले वर्षों में शायद ये राजनीति से भी हट जाए, राजनीति का भी मुकाम छोड़ दें ये जी। वैसे इनकी कुंडली को देखते हुए मैं एक बात कहूँगा कि व्यक्तिगत रूप पर ये व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, व्यक्तिगत रूप से ये व्यक्ति बहुत अच्छे हैं और ऐसे व्यक्ति को राजनीति में रहना चाहिए। लेकिन उनकी जो ग्रह दशा है वो कह रही है अलविदा राजनीति से हट सकते हैं, इस चुनाव के बाद अलविदा राजनीति जी। इसी के साथ अगर हम बीजेपी की तरफ अगर राजीव जी जाएं तो नरेंद्र मोदी एक सबसे बड़ा चेहरा है बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश में। तो बीजेपी की कुंडली और नरेंद्र मोदी की कुंडली क्या कह रही है? देखिए, इस समय बीजेपी की कुंडली सबसे ज़्यादा मजबूत है। अच्छा। पूरे देश में हम बात करें, अभी उन्होंने जो नोटबंदी का कार्यक्रम मोदी जी ने किया उसकी बहुत जगह आलोचनाएं भी हुई, वहीं जनता का सहयोग भी कहीं जनता का सहयोग भी मिला। देखिए, अभी जो शनि का परिवर्तन जो हुआ है वो मोदी जी की कुंडली के लिए अति उत्तम है
और शनि इनके दूसरे भाव में गया धनु राशि में। मोदी जी की कुंडली को अगर देखें तो इनकी कुंडली वृश्चिक लगन की है और अश्लेषा नक्षत्र की है, और इनके लगन में चंद्र मंगल बैठा हुआ है वृश्चिक में, चौथे घर में इनका गुरु बैठा हुआ है, और पाँचवें घर में मीन राशि में राहु बैठा हुआ है, 10वें घर में सिंह राशि में शुक्र और शनि है, और 11वें घर कन्या राशि में सूर्य बुध केतु है। और इनको अभी जो दशा चल रही है चंद्र में शनि में चंद्र, जिस समय ये चुनाव परिणाम आएंगे, फरवरी मार्च की बात कर रहा हूँ, मैं कहूँगा कि चुनाव के बाद लगेगा कि इनकी नोटबंदी को लोगों ने पसंद किया, परिणाम इतने अच्छे आएंगे। मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ कि और बीजेपी की कुंडली को अगर हम देखें तो बीजेपी की कुंडली जो है 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी का गठन हुआ था, भारतीय जनता पार्टी का। समय था 11:40 और दिल्ली जी। भारतीय जनता पार्टी की जो कुंडली है मिथुन लगन की है, और तीसरे भाव में राहु मंगल गुरु और शनि है, छठे भाव में वृश्चिक राशि में चंद्रमा है, 9वें भाव में कुंभ राशि में बुध और केतु है, 10वें घर में मीन राशि में सूर्य है, और 12वें घर में वृषभ राशि में शुक्र है। तो इस समय मैं कहूँगा कि सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, सभी जगह बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत होगी। बीजेपी नंबर 1 रहेगी उत्तर प्रदेश में। हो सकता है ये सत्ता भी बना ले अकेले, इसकी भी संभावना है। नंबरोलॉजी के आकलन से हम देखें तो 170 से 200 की सीटें मेरे को बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसमें 20 सीटों का फर्क हो सकता है। समाजवादी की बात करें पार्टी की, तो मेरे को लग रहा है कि 70 सीटों के आसपास समाजवादी पार्टी को मैं सिमटता हुआ देख रहा हूँ। इसमें 20 सीटों का अंतर आ सकता है, 20-25 सीटों का। उनकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस की बात करूं, उनका समय काफ़ी ख़राब दिख रहा है मेरे को। उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से बात करूं तो मुझे 20 से 30 सीट के अंदर में सिमटती हुई कांग्रेस दिख रही है उत्तर प्रदेश के अंदर में। लेकिन जब तक हम बहुजन समाज पार्टी की बात नहीं करें, मायावती की बात नहीं करें, तब तक यूपी चुनाव का आकलन अधूरा होगा। उसके लिए हम बहुजन समाज पार्टी की पत्रिका को एक निगाह देखते हैं। बिल्कुल। तो बहुजन समाज पार्टी की जो पत्रिका है वो कर्क लगन की है जी। और इसमें देखें तो तीसरे भाव में चंद्रमा है कन्या राशि में, चौथे घर में तुला का शनि है, 5वें घर में मंगल और केतु वृश्चिक राशि का है, गुरु सौगरिया होकर छठे राशि धनु में बैठा हुआ है, और शुक्र जो है मीन राशि में है 9वें घर में। 10वां घर में सूर्य बुध है मेष राशि का, और 11वें घर में राहु है वृषभ राशि का। दशा चल रही है राहु चंद्र में चंद्र। अब मायावती जी की कुंडली देखें जी। मायावती जी का जन्म 15 जनवरी 1956 को हुआ है। समय है 7:50 रात्रि संध्या में। स्थान है दौलतपुर। इनकी कुंडली भी कर्क लगन की है, और गुरु जो है दूसरे भाव में है सिंह राशि का। 5वें घर में वृश्चिक राशि में मंगल राहु शनि है। चंद्र सूर्य और बुध 7वें घर में है, जो वैवाहिक जीवन 7वें घर को प्रदूषित कर रहा है। तो देखिए मायावती जी की शादी आज तक नहीं हुई। दूसरा 8वें घर में इनका शुक्र है कुंभ राशि का, और 11वें घर में केतु है वृषभ राशि का। इसे लगता है इनको अगर आकलन करें ज्योतिष की निगाह में, तो मुझे लगता है कि मायावती जी को 5 साल अभी और इंतजार करना पड़ेगा सत्ता में आने के लिए जी। हाँ, अच्छे विपक्ष की भूमिका वो निभाएंगी। दूसरे स्थान पर बसपा रहेगी, बहुजन समाज पार्टी रहेगी, मायावती रहेगी। सीटों का हम इनका आकलन करें तो मुझे लगता है कि 120 से 140 के बीच में सीटें बहुजन समाज पार्टी को मिल सकती है। इसमें भी 20-30 सीटों का फर्क आ सकता है। तो और 11 मार्च को जब चुनाव परिणाम आएंगे जी, अगर उस दिन को भी हम देखें, उस दिन के नक्षत्र किसके पक्ष में ज़्यादा हैं, तो 11 मार्च शनिवार को जो चुनाव परिणाम आएंगे उसमें चंद्रमा सिंह राशि में रहेगा और नक्षत्र है मघा।
और 14 की तिथि है। तो सारी चीज़ों को देखते हुए लग रहा है इस बार होली तो बीजेपी मनाएगी, वस्तुतः होली बीजेपी मनाएगी। ये तो यूपी की बात है। अब हम चलें पंजाब में। पंजाब में हम अगर देखें तो वहाँ भी बीजेपी का क्या लग रहा है, कांग्रेस में अभी हाल ही में जो सिद्धू शामिल हुए हैं, क्या ये कुछ फायदा पहुंचा सकता है कांग्रेस पार्टी को पंजाब? देखिए, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि बीजेपी सरकार बना पाएगी पंजाब में, ये बोलने में मैं सक्षम नहीं हो पा रहा हूँ जी। लेकिन बीजेपी का प्रदर्शन पंजाब में बहुत अच्छा होगा। उसकी वजह ये है कि इनकी जो सहयोगी पार्टी है गठबंधन की, अकाली दल, उनकी कुंडली बहुत ख़राब है। बादल जी की कुंडली बहुत ख़राब है, तो उनका प्रदर्शन बहुत ख़राब होगा। बट भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा। कांग्रेस वहाँ पर मैं कहूँ कि दूसरे स्थान में रह सकती है, लेकिन सरकार कांग्रेस बना लेगी ये मुझे नहीं लग रहा है। अब वहाँ पर एक गठबंधन की सरकार बनेगी। अब उस समय देखना पड़ेगा कि कौन कौन मिलके बनाते हैं। इसके बाद हम बात करें उत्तराखंड की। उत्तराखंड में मुझे क्लियर बीजेपी आती हुई दिख रही है कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी अपना शासन बना लेगी। वहाँ के नेताओं की, बीजेपी की कुंडली बहुत अच्छी है उत्तराखंड के लिए। गोवा में बात करें, गोवा में भी मुझे लग रहा है ज्योतिष के आईने से कि बीजेपी जो है वहाँ अपनी सत्ता बना लेगी। मनोहर पारिकर वहाँ पे एक बार और क्या चेहरा बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। तो गोवा में भी बीजेपी मैं कहूँगा कि का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा और सरकार बनाने में सफल रहेगी। और देखिए, ये जो चुनाव हो रहे हैं अभी फरवरी मार्च में, इसमें अगर ग्रहों की स्थिति को देखें तो विशेष रूप से यूपी की बात करूँगा मैं, मुझे लग रहा है हिंसा की घटनाएं काफ़ी होंगी जी। ये मैंने पहले भी कहा था यहाँ एपिसोड में। तो इस समय जो ग्रहों की स्थिति है वो अच्छी नहीं है, हिंसक घटनाएं होंगी। और जिस तरह के लोग चुनाव में खड़े हो रहे हैं विभिन्न पार्टियों से, उसको देख के भी लगता है कि माफिया टाइप के जो लोग आ रहे हैं चुनाव में, और लगभग सभी पार्टियों शांतिपूर्ण एक चुनाव खत्म नहीं हो पाएंगे, कहीं ना कहीं बाधाएं रहेंगी। मुझे लगता है चुनाव आयोग के लिए यूपी में शांतिपूर्ण चुनाव करा पाना, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और पंजाब में बहुत मुश्किल होगा जी। आसान नहीं होगा। तो ये सबसे जो बड़ी चीज़ थी कि इस बार होली बीजेपी की मनेगी। उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, 3 जगह तो बीजेपी बड़ी आसानी से दिख रही है कि अपनी सरकार बनाने में सफल रहेगी या सबसे बड़े पार्टी के रूप में रहेगी। पंजाब में प्रदर्शन अच्छा रहेगा, लेकिन अकाली दल की वजह से स्थिति कमज़ोर हो जाएगी। तो वहाँ एक गठबंधन की सरकार बनेगी। वो कैसे बनेगी वो देखना पड़ेगा। तो ये थे इस बार के यूपी के और पूरे 5 राज्यों के चुनाव। तो आज का विशेष सेगमेंट था हमारे एस्ट्रो दुनिया का, जो 5 राज्यों की ग्रह दशा पे विश्लेषण किया राजीव जी ने कि किसकी स्थिति कहाँ पर मजबूत रहने वाली है राजीव जी। और इसी के बाद आज हम एक और विशेष चीज़ पर बात करेंगे जो है करियर को लेकर राजीव जी। कई सारे बच्चे हैं जो करियर को लेकर परेशान रहते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि हालांकि काबिलियत उनमें है, लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि किस दिशा में जाना है, किस तरह उनके सपनों को लेकर आगे बढ़ना है। तो उन सभी तमाम बच्चों के लिए क्या सुझाव है? देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ज्योतिष में कैरियर को देखने के लिए 3-4 मापदंड दिए गए हैं जी। पहला मापदंड है कि आपकी कुंडली का आत्मकारक ग्रह कौन है। आत्मकारक ग्रह उसको कहा जाता है कि 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा डिग्री की जो ग्रह होती है वो की पॉइंट होता है। किसी के कैरियर का की पॉइंट होता है। की पॉइंट्स मतलब उसकी रुचि किधर जाएगी जी। वो सरकारी नौकरी की ओर जाएगी, या वो खिलाड़ी बनेगा, या वो गायक बनेगा, या वो एक अकाउंटेंट बनेगा। वो रुचि को वो डेवलप करता है। दूसरा होता है अमात्य कारक। अमात्य कारक उसको कहा जाता है जो उससे सेकंड कम डिग्री में हो। तो राजा हो गया आत्मकारक और सेनापति हो गया अमात्य कारक, जिससे उससे थोड़ी डिग्री कम है। वो उस राजा को सपोर्ट करता है। इसके बाद उसको सपोर्ट करने के लिए 10वां घर भी देखना पड़ता है कि 10वां घर का मालिक कौन है, जिसको हम कहते हैं कर्मा। इसके साथ साथ आमदनी कितनी करेगा ये तो हो गया कि भाई कैरियर हम बनाएंगे, पैसा कितना मिलेगा या बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसको देखने के लिए हम 11वें घर को देखते हैं जो आमदनी का घर है।
तो 11वें घर में अगर स्वगृह ग्रह रहते हैं तो स्वगृह हैं या उच्च के हैं या 11वें घर का मालिक बहुत मजबूत है, तो वैसे स्थिति में वो आदमी पैसा बहुत कमाता है। जैसे क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि एक ही क्षेत्र में दो लोग काम कर रहे हैं, एक ही पद पे काम कर रहे हैं, एक आदमी बहुत कमा रहा है, एक आदमी कम कमा रहा है। तो वो क्या होता है, वो स्थितियाँ इसलिए आती हैं क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति ज़्यादा कमा रहा है उसका 11वां घर बहुत मजबूत होता है। काम दोनों एक ही कर रहा है, एक ही क्षेत्र है, एक ही पद है, लेकिन एक आदमी की तरक्की बहुत जल्दी हो रही है, दूसरे की तरक्की स्लो है, तो वो 11वां घर इंडिकेट करता है। दूसरी बात है कि हम जो कैरियर कर रहे हैं उससे हम खुश कितने हैं, हमको खुशी कितनी मिल रही है, इसको जानने के लिए चौथा घर देखना बहुत ज़रूरी होता है। चौथा घर जो है इसको हम कहते हैं ज्योतिष में बेड कंफर्ट, खुशी। तो क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत पैसा कमाते हैं लेकिन हमको खुशी नहीं मिलती है जी। जैसे आज चोर उचक्के भी हैं या 2 नंबर के भी काम होते हैं, उसमें भी पैसा लोग बहुत कमाते हैं लेकिन उस समय खुशी नहीं होती है, हर हमेशा एक डर लगा रहता है कि मैं कब पकड़ा जाऊंगा। बिल्कुल सही। तो पहली बात है कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें मेरे मन को कितनी खुशी हो रही है या उस सुख का हम आनंद कितना ले पा रहे हैं, इसको देखने के लिए चौथा घर होता है। अब देखिए कि अब एक आम आदमी को अगर जानना है कि मेरा कैरियर क्या है तो इतने सारे पचड़े को वो समझ नहीं पाएगा। तो दोस्तों मैं आपको एक सिंपल सा चीज़ बताता हूँ कि आप अपनी कुंडली में देखिए कि आपका आत्मकारक कौन है, आपका 9 ग्रह में से कौन सा ग्रह है जो सबसे ज़्यादा डिग्री का है। ग्रह जो है 0 डिग्री से 30 डिग्री तक होते हैं। आपकी जो कुंडली बनी होती है, पंडित जी की हो या कंप्यूटर से बनी हो, तो उसमें आप देख लीजिए कि सूर्य से लेकर राहु तक के बीच में कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा डिग्री का है। जो ग्रह सबसे ज़्यादा डिग्री का है वो आपका की प्लैनेट है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि जैसे सब कुछ कीजिए कि आपकी कुंडली में बुध सबसे ज़्यादा डिग्री का बैठा हुआ है। अब बुध सबसे ज़्यादा डिग्री का बैठा हुआ तो बुध का काम क्या है, कंसल्टेंसी, अकाउंटेंसी, कमीशन एजेंट, एडवाइजर, बिजनेस मैनेजमेंट, ये सब बुध का काम है। मतलब इसको अगर हम रफ भाषा में कहें तो बुद्धि बेचना, दिमाग बेचना, दैट इज द मरकुरी। मरकुरी बुद्धि बेचता है, वो पूंजी नहीं लगाता, वो सिर्फ अपनी दिमाग बेचता है और ख्याति अर्जित करता है और पैसे अर्जित करता है। तो आप सबसे पहले देखें, जैसे मान लीजिए आपका की प्लैनेट जो है सबसे ज़्यादा डिग्री ग्रह सूर्य है, तो सूर्य है तो आपको क्या है, सरकारी नौकरी या सरकारी तंत्र में आपको ज़्यादा फायदा होगा। मान लीजिए आपका ग्रह शुक्र है तो कलात्मक चीज़ों में या लग्जरी चीज़ों में आपकी रुचि ज़्यादा होगी जी। आपका शनि अगर मान लीजिए सबसे ज़्यादा डिग्री का की प्लैनेट है तो लोहे हैं, आयरन है, मकान कंस्ट्रक्शन है, ये सब में आपको ज़्यादा फायदा होगा। हर ग्रह के अलग अलग काम बटे हुए हैं। उसी तरह से मंगल है तो मंगल में आ जाता है ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, स्पोर्ट्स, मेडिकल, आर्मी, ये सब मंगल के अंदर में आते हैं। इस तरह से हर ग्रह के बने हुए हैं। अब इसमें एक जो मैं कहूँगा कि सबसे जो अच्छी बात है शॉर्टकट में कि आपको अपना कैरियर कहाँ बनाना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये देखिए कि आपकी रुचि क्या है, आपको क्या अच्छा लगता है। आपको गाड़ी चलाना अच्छा लगता है, आपको हवाई जहाज़ चलाना अच्छा लगता है, आपको गणित मैथ में अच्छा लगता है, या आपको आर्ट में अच्छा लगता है, आपको हिस्ट्री में अच्छा लगता है। जिस भी क्षेत्र में आपको अच्छा लगता है आप समझ लीजिए वो आपका की प्लैनेट है, अपने आप वो आपको उधर मूव कराता है। तो उस की प्लैनेट के हिसाब से अगर आप चलेंगे, अपनी रुचियों के हिसाब से अपने कैरियर को चुनेंगे तो निश्चित रूप से आपकी सफलता धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि आपका मन उसमें लग रहा है, आपका निखार आते जाएगा। हाँ, यह ज़रूर है कि जो की प्लैनेट सबसे ज़्यादा डिग्री का ग्रह है, अगर वो आपकी कुंडली में कमज़ोर बैठा है, नीच का है, डेबिलेटेड है या कोई क्रूर ग्रह की दृष्टि उसमें आ रही है, तो निश्चित रूप से आपके कैरियर में बार बार व्यवधान आएंगे। तो इस व्यवधान के लिए मैं कहूँगा कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें बार बार आत्मचिंतन करें कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें कहाँ कहाँ आपकी कमी है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है, या उस क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं आप उनसे सीखने का प्रयास करें, या आपसे जो सीनियर है उनसे सीखने का प्रयास करें। जब ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो काम रुक रहे थे
ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे उसमें सुधार आना लग जाएगा। और जब सुधार आने लग जाएगा तो फिर आप उसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे और आप अपने जीवन में अपने करियर को बहुत अच्छे स्तर पे बना पाएंगे। जी बिल्कुल, तो आज के एपिसोड में ये थी कुछ विशेष बातें, यूपी चुनाव पे हमने विश्लेषण किया और आपको बताया कि किस तरह आपके करियर में आपको आगे बढ़ना चाहिए। जो आपका एक की प्लैनेट है, सबसे पहले आप अपना क्षेत्र डिसाइड करें और उसमें आगे बढ़े। बिल्कुल ठीक है राजीव जी। जी बिल्कुल, तो आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आप इंतजार कीजिए हमारे अगले एपिसोड का, जिसमें हम दोबारा आपको बताएंगे कि किस तरह से मार्केट का सारा भाव है और वर्ल्ड वाइड, भारत और इसके बाहर भी ग्रह दशाएं क्या कह रही हैं और किस तरह से सब ग्रहों का खेल की वजह से सोने चांदी हो, शेयर मार्केट हो, बाजार हो, मौसम हो, इन सब का मिजाज किस तरह का रहेगा। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ दबंग न्यूज पर आगे भी कार्यक्रम के लिए। नमस्कार।